हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने स्टार्ट कर रखी है, उसी मार्केट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग, प्रॉपर्टीज़, सप्लाई एंड डिमांड कर्व और फर्म इक्विलिब्रियम, ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं इनसे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखिए ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम का भी क्लियर हो। तो आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जैसे हमने किया था कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, कि फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वैसे ही आज हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है। फर्म होती है एक सेपरेट फर्म और इंडस्ट्री कहते हैं हम ग्रुप ऑफ फर्म। जब हम सभी फर्म्स का ग्रुप बना दें तो वो इंडस्ट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेमंड है, अरविंद है, ये सभी फर्म है कि रेमंड एक फर्म है, अरविंद लिमिटेड एक फर्म है। बट अगर हम अरविंद लिमिटेड को और रेमंड को मिला देते हैं, मीन्स उन दोनों का ग्रुप बना देते हैं, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाएगी। इंडस्ट्री में हमारी सभी ग्रुप फर्म्स का ग्रुप बन जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होंगी टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, तो सभी फर्म्स उस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी। तो फर्म एक सेपरेट होती है, जैसे रेमंड है, अरविंद है, बट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म होती है। तो अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन हमें पता है, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स सेम प्राइस, होमोजेनियस प्रोडक्ट, कोई भी फर्म इजीली आ सकती है, कोई भी फर्म इजीली जा सकती है। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ फर्म्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जो फर्म्स हैं, मीन्स कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 50 फर्म्स हैं तो वो फर्म्स कांस्टेंट रहेंगी, मतलब कि वो 50 की 50 ही रहेंगी, ना तो वो कोई फर्म उस टाइम आ सकती है और ना ही कोई फर्म एग्जिट कर सकती है। तो जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो कांस्टेंट रहेगी। ऑल द फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम। सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में सिर्फ तब होगी जब सभी फर्म्स, मीन्स कि वो 50 की 50 फर्म्स जब इक्विलिब्रियम में हैं तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर सभी फर्म्स इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, बिकॉज इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म। अगर फर्म इक्विलिब्रियम में है तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में होगी। आगे देखते हैं हम इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और आपको एक ही पेज पे आपको इसका नोट्स बनाना है ताकि आपको रिवीजन में इजी रहे। अगर आप इसको कंप्लीट बुक की तरह ही लिखते हैं सेम टू सेम, तो फिर आपको रिवीजन में भी मुश्किल होगी और आपको पढ़ने में भी आलस होगा, क्योंकि इतना एक छोटा सा कंसेप्ट हो तो आप इजीली पढ़ सकते हैं कि हाँ मुझे ये लिमिटेड पर ही पढ़ना है। बट आप एक ही कंसेप्ट के आप 6 पेज पढ़ने हो तो फिर वहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बहुत नोट्स फॉर्म में लिख के दूँ ताकि आप सेम टू सेम अपनी कॉपी पे राइट कर सकें और उसको रिवाइज कर सकें। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। देखो शॉर्ट रन में क्या होता है कि सभी फर्म्स या इंडस्ट्री है वो उन शॉर्ट रन है, मीन्स टाइम कम है, तो वहाँ पे आउटपुट को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, ओवरऑल आउटपुट में अल्टर करना, चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से या तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगी या फिर लॉसेस, और फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं। बट इंडस्ट्री शॉर्ट रन में सिर्फ या तो अर्न करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अर्न करेंगी लॉसेस। मीन्स शॉर्ट रन में
इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब सभी फर्म्स इक्विलिब्रियम होंगी। इक्विलिब्रियम में होंगी मीन्स सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। बट शॉर्ट रन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करें, क्योंकि कुछ फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, कुछ फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, कुछ फर्म्स जो लॉसेस भी अर्न कर सकती हैं, मतलब लॉसेस भी बियर कर सकती हैं। तो इसी वजह से अगर सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में है। बट सभी फर्म्स, बहुत रेयर ही चांस है कि 50 की 50 फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगी। जब सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, इंडस्ट्री भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती इन द शॉर्ट रन, जहाँ पे आउटपुट को अल्टर करना बहुत मुश्किल है, आउटपुट कांस्टेंट रहता है। इंडस्ट्री अर्न ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एज वेल एज लॉसेज, या तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी या फिर लॉसेज। नो इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन में कोई भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे इंडस्ट्रीज, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि सभी फर्म्स एक साथ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें बहुत मुश्किल है। जब सभी फर्म्स नहीं कर रही तो इंडस्ट्री भी नहीं कर सकती। उसके बाद है लॉन्ग रन, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। सबसे पहली बात कि दोनों कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं, नंबर ऑफ फर्म्स रिमेनिंग कांस्टेंट और ऑल द फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम, अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर लॉन्ग रन पे हम चलते हैं। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो लॉन्ग रन में इंडस्ट्री सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती हैं। जैसे फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, सेम इंडस्ट्री भी लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती हैं। इंडस्ट्री लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस नहीं कर सकती। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि शॉर्ट रन में हमारा जो शॉर्ट रन के अंदर हम डिमांड से अफेक्ट होता है हमारा प्राइस, कि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया। शॉर्ट रन का एग्जांपल है जैसे कि नवरात्रि हैं, नवरात्रि में शॉर्ट रन मतलब नवरात्रि में टाइम कम होता है कि आप जल्दी से कुछ आउटपुट चेंज नहीं कर सकते, आपके पास 1 वीक ही है। तो वहाँ पे जो बनानाज हैं या फिर कोई भी ऐसे आइटम है, शॉर्ट रन के अंदर कुछ एकदम से आप ना तो नया स्टॉक इकट्ठा कर सकते हो और ना ही वो स्टॉक कम कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट रन के अंदर अगर बनाना की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी वजह से या तो सुपर नंबर प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि देखो प्राइस तो सेम उतना ही था जितना पहले था, बट अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से एकदम प्राइस बढ़ गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर आपके पास शॉर्ट रन है, टाइम नहीं है आपके पास कि आप और बनानाज या और जो है स्टॉक लेके आ सको। इसी वजह से जो आपके पास स्टॉक है, डिमांड बढ़ने की वजह से आपने उसी स्टॉक का प्राइस बढ़ा दिया। तो यहाँ पे फर्म्स सुपर नंबर प्रॉफिट अर्न करती है। और अगर डिमांड कम हो जाती है शॉर्ट रन के अंदर, मीन्स आपके पास स्टॉक तो उतना ही है बट डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने की वजह से फर्म या इंडस्ट्री लॉसेस तक जा सकती है। बट लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन में मेन इफेक्ट होता है डिमांड का, बट लॉन्ग रन के अंदर आपके पास पूरा चांसेस हैं कि आप आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई और डिमांड दोनों से इफेक्ट होता है। अगर आप सप्लाई ज़्यादा करते हो डिमांड से तो प्राइस कम हो जाएगा, बट अगर आपने सप्लाई कम कर दी डिमांड से तो प्राइस बढ़ जाएगा। मीन्स शॉर्ट रन में सिर्फ डिमांड पे फोकस है हमारा, डिमांड पे हम बेस हैं, बट लॉन्ग रन में सप्लाई और डिमांड दोनों ही आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो है फर्म चाहती है कि ना तो हम सप्लाई को डिमांड के इक्वल रखें ताकि हम एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते रहें, ना तो प्राइस एकदम ज़्यादा हो ना एकदम कम, एटलीस्ट लॉन्ग रन के अंदर वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते रहें। तो यही रीज़न है कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है और शॉर्ट रन में इंडस्ट्री सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस अर्न कर सकती है बट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी। नो इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है शॉर्ट रन के अंदर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे चलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लाई कर्व एंड लॉ ऑफ कॉस्ट। ये भी अच्छा कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ये हमें बताता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री है वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन पे होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन पे होती है, या फिर ना तो वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन पर है और ना ही वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन पे है। जैसे फर्स्ट है हमारी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का मीनिंग है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है, जैसे ही आपने अपना प्रोडक्शन कम किया या प्रोडक्शन ज़्यादा किया, जो एवरेज कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट। नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, कि जो एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो चाहे आप प्रोडक्शन कम करो। प्रोडक्शन कम करने से या ज़्यादा करने से कॉस्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। जैसे कि हमारी एकदम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो इंक्रीज़ इन डिमांड में इंक्रीज़ आने से आपने आउटपुट अपना इंक्रीज़ किया। जैसे ही आउटपुट इंक्रीज़ किया, आउटपुट तो आपने इंक्रीज़ कर दिया, अब ज़्यादा प्रोडक्शन किया है बट हमारी एवरेज कॉस्ट वो कांस्टेंट ही है, तो नो चेंज इन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा इन द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। और जहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो वहाँ पे फर्म ना तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन में होती है और ना ही वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन में होती है। ये हमारा कंसेप्ट है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का। नाइदर इन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल and neither in nor in economies of scale in the constant cost industry because average cost is constant. सेकेंड कंसेप्ट है हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री मीन्स जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जैसे डिमांड बढ़ने से हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करने से आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है और कॉस्ट इंक्रीज़ इन डिमांड, उसकी वजह से हमने आउटपुट बढ़ाया, आउटपुट में इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ने से प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। तो जब आपका आउटपुट इंक्रीज़ करने से प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन में है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स कि आप अपना, एक तो होता है कि ज़्यादा एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से आपकी कॉस्ट कम आ रही है, वो तो हमारा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। बट आपका ज़्यादा प्रोडक्शन करने से जब कॉस्ट बढ़ रही है तो वो हमारा होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री है वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन में होती है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होती है जैसे ही हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री मीन्स कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से आपने आउटपुट इंक्रीज़ किया, आउटपुट इंक्रीज़ करने से यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग कॉस्ट मीन्स जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। जितना जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उतनी एवरेज कॉस्ट कम होती है। तो ये पोजीशन होती है इस इंडस्ट्री की इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर, कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करते हैं उतनी ज़्यादा कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट की कम होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे डिमांड इंक्रीज़ करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ होने से आउटपुट इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होने से प्राइस कम हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन रहती है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन रहती है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ना तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन है और ना ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पोजीशन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। ये कंसेप्ट यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक कंसेप्ट से प्रोवाइड करवाएं जो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी दिक्कत आती है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है,
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। तो उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप जो हम टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, वो आपको PYQ सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।